अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और अभी हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करना है, जो कि हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है। और इसको हम लोग जो है वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो भी डिटेल आपको पता होनी चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले तो होते क्या है, ठीक है। हम क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी इसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इसकी कॉमन एग्जांपल इस तरह से फैमिली बिलोंग करने का मतलब क्या है, जिस तरह से सब्जियां हैं ना, ठीक है। जैसे कि सब्जी में एक तरह की सब्जी नहीं, आलू भी है, बैंगन भी है, और उसके अलावा भिंडी भी है, करेला भी है, कितना कुछ है, लेकिन आता तो वो सारा का सारा सब्जी की फैमिली में है ना, ठीक है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो हाइड्रोकार्बन की फैमिली में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़े, ठीक है, यानी कि बिग साइज मॉलिक्यूल्स। बिग साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको कहा जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो उसको क्या कहा जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ओके। यानी कि इनका साइज बड़ा होता है। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं ना, एक छोटे साइज के, एक बड़े साइज के, ठीक है। अब जो छोटे साइज के होंगे उनको कहा जाएगा माइक्रो, ठीक है। शोर नहीं बंद हो सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि छोटे साइज के, माइक्रो जो होते हैं वो छोटे साइज के, जो मैक्रो होते हैं वो बहुत बड़े साइज के मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन हैं वो लंबी सी चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कम से कम 5 से 6 जो है वो कार्बन तो जरूर होंगे, ठीक है। सो जो है ना ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा इन कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एक से ज्यादा होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे। और उसके अलावा या तो उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइडिक होगा या तो फिर कीटोन होगा, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हम कैसे लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। अगर जो जनरल फॉर्मूला अगर देखा जाए वो सेम ही है, C6H12O6 है, ठीक है। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स का ओवरऑल जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है, CnH2ON, ठीक है। यानी कि कार्बन का भी कुछ भी नंबर हो सकता है और वाटर मॉलिक्यूल भी जितने मर्जी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अलावा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद फिर अब इनकी बात आ जाती है सिंथेसिस की। इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, सिंथेसिस का मतलब ये है कि बनाना। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है तो पहले उसको बनाना पड़ता है ना, ठीक है। अगर तो नेचुरली है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर उसको लैब में तैयार करना पड़ा है तो उसकी सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो वैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरली भी सिंथेसाइज होते हैं। नेचुरली मतलब कि किस तरह से प्लांट्स जो है इनको बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, इवन कि जो फूड पैकेट, जो इंस्टेंट फूड आता है या फिर कोई भी नूडल्स वगैरह हम लोग लेके आते हैं, उसके पीछे जो है वो पूरी की पूरी क्वांटिटी लिखी होती है कि इसमें इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, यहाँ फिर इतनी इसमें प्रोटीन है, इतनी इसमें कैलोरीज है, वो सारा कुछ जो है वो लिखा होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, बेसिकली फैट होती है, ठीक है। फैट होती है वो सारी की सारी, जो कि आप नहीं लेना चाहते ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुराक में, ताकि आप मोटे ना हो जाएं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस कैसे होती है, सिंथेसिस का मतलब क्या है कि अब ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो बनते हैं ये जी, प्लांट्स बनाते हैं इसको, ठीक है। प्लांट्स बनाते हैं कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस के लिए होना क्या चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो सनलाइट हो, ठीक है, उसके अलावा प्लांट हो, फिर पानी हो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो। ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे, ठीक है। और जो ग्लूकोज होती है, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी, जो कि फैट होती है, जाहिर सी बात है। इसलिए तो जब आप चीनी खाते हो तो आप मोटे हो जाते हो ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही वजह होती है कि वो शुगर होती है, शुगर जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है, और उस शुगर को कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो फोटोसिंथेसिस में अब होता है यहाँ पे क्या है, सबसे पहले होना क्या चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए एक सनलाइट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए प्लस वाटर होना चाहिए। बैलेंस आप लोग बाद में कर लीजिएगा कि यहाँ पे मॉलिक्यूल इतने हैं तो वहाँ पे इतने क्यों हैं, तो वो बैलेंसिंग कंडीशन हम लोग बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो होना चाहिए हमारे पास सनलाइट, और उसके अलावा होना चाहिए क्लोरोफिल, ठीक है।
सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट का होना जरूरी है। जाहिर सी बात है कि सनलाइट की मौजूदगी में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि खाना पकाने के लिए जब हम लोग खाना पकाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हीट का होना जरूरी है, यानी कि आपका जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं, आग जलाना जो है वो नीचे जरूरी है। कि नहीं जलेगा तो आपका खाना नहीं पकेगा। सेम एज द केस कि प्लांट के लिए जो है वो अगर उसने कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज तैयार करनी है तो उसके लिए सनलाइट का होना भी ज़रूरी है, यानी कि डे टाइम पे ये काम हो सकता है। उसके अलावा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है ना, जो पत्ता होता है ना, ठीक है, लीफ पार्ट जो होता है, ठीक है, क्लोरोफिल, तो उसके अंदर जो है वो जो ग्रीन पार्ट होता है ना उसको कहा जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होता है ना ये प्लांट को क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल है ये। अगर ये नहीं होगा ग्रीन पिगमेंट तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो फिर आप देख लें कि जैसे कि अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना नहीं पकेगा। सेम ऐसे कैसे कि इनके पास क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेंगे, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं ना, कोई भी चीज़ इतदाल में हो तो अच्छी लगती है, जो से ज़्यादा हो जाए तो वो ख़राब हो जाती है या सही नहीं रहती, ठीक है। तो इसके साथ भी वही हिसाब है। सो प्लांट है अगर, ठीक है, जैसे कि आपका क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल होता है प्लांट के ग्रीन पिक पार्ट के अंदर जो कि पत्ता है, ठीक है, और वहाँ पे होता है क्लोरोफिल। तो जब इनका आपस में रिएक्शन होगा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का सनलाइट और क्लोरोफिल के मौजूदगी में, तो क्या बनेगा, C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। देखो ना फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकली है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसने कंज्यूम कर लिया प्लांट ने और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जो है वो नुकसानदायक है और प्लांट्स के लिए फायदेमंद है। वो अपने खाने में इसको बनाने में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर ऑक्सीजन जो है वो हमें बदले में मिल रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो ये था इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर यही जो शुगर मॉलिक्यूल्स है ना, शुगर मॉलिक्यूल्स जो ग्लूकोज है ये आपस में पोलीमराइज होते हैं, ठीक है, यानी कि जुड़े चले जाते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फिर दूसरे ग्लूकोज का फिर तीसरे ग्लूकोज का, इस तरह से जो है वो आपस में, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज है और ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जुड़ के एक पोलीमर बना देते हैं, लंबी सी चेन। तो इस तरह बन के ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, या तो स्टार्च या तो फिर सेलुलोज, ठीक है। लेकिन स्टार्च और सेलुलोज, अच्छा स्टार्च क्या है, ये वाइट कलर का कलरलेस सा, वाइट कलर का जो है कलरलेस कैसे होता है, वाइट कलर का, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्ट सा जो है वो पाउडर सा होता है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता। और इसको जो है वो पानी में हल किया जा सकता है। और इसके अलावा स्टार्च होती है ज़्यादातर सीरियल्स में, पोटैटोस में और राइस में पाई जाती है, ठीक है। तो है ये भी कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा सेलुलोज अगर देखा जाए तो कॉटन नहीं होता, जो कॉटन होता है एक कॉटन का वो प्लांट भी होता है, एक बिल्कुल इतना प्यारा सा जो प्लांट होता है जिसके अंदर से कॉटन निकल रुई सी निकल रही होती है, ठीक है। तो कॉटन जो है वो प्योर सेलुलोज है। उसके अलावा सेलुलोज जो होता है ना वो प्लांट की जो बाहर वाली क्या उसको बोलते हैं, लकड़ी नहीं होती, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज जो होता है ना वो प्लांट की बॉडी को बिल्कुल अपराइट पोस्चर जो होता है ना उसका सीधा खड़ा रहने में हेल्पफुल करता है। जैसे हमारी हड्डियाँ हमें हेल्प करती है कि हमारा पोस्चर जो है वो सीधा रहे, ठीक है। अगर हड्डियाँ नहीं होंगी तो फिर हम कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्लांट के अंदर सेलुलोज ना हो तो वो भी बिल्कुल अपराइट स्टैंड नहीं कर सकते, यानी कि सीधे खड़े नहीं हो सकते। ओके जी। उसके बाद फिर हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन का। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो इनको क्लासीफाई किया गया है इनके नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स जितने इनके साथ अटैच होते हैं उसकी बेस पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन इनको क्लासिफाई किया गया है मोनोसेक्राइड्स में, यानी कि जिसमें शुगर का एक ही मॉलिक्यूल होता है। शुगर मॉलिक्यूल का जितना नंबर होगा उतना इनका जो है वो टाइप्स होती चली जाएंगी। तो इनका एक टाइप है मोनोसेक्राइड और इसके अलावा है कौन सा है, ओलिगोसेक्राइड, और उसके अलावा कौन सा है, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। जो मोनोसेक्राइड है, मोनो मतलब सिंगल या फिर वन, और सेक्राइड का मतलब क्या है कि एक ही शुगर मॉलिक्यूल, शुगर का एक ही मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके अलावा ओलिगो का मतलब क्या है, अ फ्यू, ठीक है, आ फ्यू, इसका मतलब है आ फ्यू। सेक्राइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल। उसके बाद पोली का मतलब है मैनी, और सेक्राइड का मतलब है शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि एक से ज़्यादा तरह के, मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जो है वो शुगर मॉलिक्यूल इसके स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे। सो मोनोसेक्राइड जो होते हैं इनकी पहले बात कर लेते हैं। मोनोसेक्राइड जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर्स हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है।
और इसमें जो कार्बन का नंबर होता है वो होता है 3 से 9, यानी कि 3 से 9 कार्बन इनके स्ट्रक्चर में मस्ट पाए जाते होंगे। और उसके अलावा ये जो है ना, इनके कार्बन नंबर की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। या तो वो क्या हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है, या तो फिर वो हो सकता है अगर तो 3 कार्बन है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रायोसिस, ठीक है। और अगर 4 कार्बन तो टेट्रोसिस, और अगर वो है 5 है तो पेंटोसिस, 6 है हेक्सोसिस, उसके बाद हेप्टोसिस, और उसके बाद ऑक्टोसिस। इस तरह से जो है वो नंबर बढ़ता चला जाएगा, इनका नाम भी चेंज हो जाएगा जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा। उसके बाद फिर इनके बारे में बताया हुआ मोनोसेक्राइड्स में से सबसे इम्पोर्टेंट जो मोनोसेक्राइड है वो कौन से हैं, वो है हेक्सोसिस, ठीक है। हेक्सोसिस मतलब ऐसे वाले मोनोसेक्राइड जिसमें 6 कार्बन होंगे, और उसकी एग्जांपल आ जाती है फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, और दोनों का फॉर्मूला यही है C6H12O6, ठीक है। जो फ्रुक्टोज होती है वो फ्रूट्स वगैरह में पाई जाती है, और जो ग्लूकोज होती है वो किसमें पाई जाती है, वो शुगर में पाई जाती है, ग्लूकोज, ठीक है। और इस तरह से जो खाने पीने की चीज़ें होती है ना, ठीक है, बीट हो गया उसमें पाई जाती है, ठीक है। तो C6H12O6 जो होता है वो हेक्सोसिस होकर इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा फ्रुक्टोज में जो होता है ना, होता है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और इसमें जो होता है वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर मैं ग्लूकोज को पहले ड्रॉ करूँ तो कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, क्योंकि हमने हेक्सोसिस बोला तो कार्बन 6 होंगे। CH2OH होता है, ठीक है। उसके अलावा CHO होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे H होता है, ठीक है। यहाँ पे OH होता है, यही होता है ना, ठीक है, हाँ जी। नहीं, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे H, ठीक है, फिर उसके बाद OH, फिर उसके बाद OH, और यहाँ पे ऑपोजिट पे H, HO, H और H, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जी, ये हो गया अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसको पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो पेंटाहाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सल, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ना, तो पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी हो गया, और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी हो गया। फ्रुक्टोज का देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH2OH, और उसके अलावा CH2OH ऊपर भी, ठीक है, हाँ जी ऊपर भी, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे आ जाएगा OH, नहीं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास H, है ना जी, H, और फिर उसके बाद OH, और फिर OH, H, H और HO, ठीक है। ये आ गया किसका, फ्रुक्टोज का, जिसमें आता है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये भी पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ठीक है जी। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ वो कीटोन भी शो करता है। सो ये थे हमारे पास क्या मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। और मोनोसेक्राइड्स की अब हमने बात करनी है किसकी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं वो देख लेते हैं, कि यह आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि हम आगे चले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो जी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, वो क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो ये होते हैं वाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और उसके अलावा ये सॉलेबल इन वाटर, और उसके अलावा वाटर के अंदर ये सॉलेबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बाद सॉलेबल इन वाटर, और उसके अलावा और क्या होते हैं, ये हाइड्रोलाइज नहीं इनको किया जा सकता, कांट बी हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या, अच्छा पानी में ये सॉल्युबल है लेकिन इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, हाइड्रोलिसिस जो है वो एक प्रोसेस है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब क्या है, अब हाइड्रोलाइसिस 2 वर्ड्स हैं इसके अंदर, लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन, हाइड्रो का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल का टूटना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है, एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जैसे कि आमतौर पे हम NaCl को अगर देखा जाए तो वो पानी के अंदर जब डालते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारा पानी और यहाँ तक, और इसके अंदर हमने NaCl डाला है, ठीक है। तो जब हम पानी के अंदर इसको डालेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर हल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स जैसे चीनी अगर इसके अंदर डालोगे तो वो हल हो जाएगी, सही है। लेकिन अगर क्या होता है बाज़ दफ़ा ये जो
प्रोसेस है ना, उसमें क्या होता है कि पानी का मॉलिक्यूल जो होता है वो भी अपने दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। NaCl का जो मतलब के मॉलिक्यूल होगा आयनिक, ठीक है, वो भी जो है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो ये न्यूट्रल ही है ना, ठीक है, जब हमने इसमें इसको डाला, ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक होता या फिर जो भी होता तो फिर तो हम इसको ले ही नहीं सकते थे ना, ठीक है, तो सॉल्टी नेचर है इसका। जब हमने इसको सॉल्ट को डाला पानी के अंदर, या तो ये हल हो जाएगा, या तो फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इनकी आपस में आयनाइजेशन हो जाती है। पानी भी अपने, जैसे कि H2O है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में, ठीक है। और इसी तरह से पानी का हो गया, उसके बाद Na जो है वो पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस हुआ है ना, ये हो गया हाइड्रोलाइसिस वाला प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ना, अब यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है अब इसके नेगेटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसके नेगेटिव के साथ जाके मिल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन ऐड होगा दूसरे वाले सब्सटेंस के पार्ट के साथ, उसको हम कहेंगे हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। और शुगर के केस में ऐसा नहीं होता, मोनोसेक्राइड्स को वैसे भी हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, पहले से बहुत सिंपल है, ठीक है। कोई थोड़े से उसमें जो है वो शुगर मतलब छोटा बिल्कुल सिंपलेस्ट सा शुगर होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको मजीद अगर हम तोड़ेंगे भी तो क्या तोड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर एटम है ना, तो हमने कहा था मैटर का बेसिक यूनिट एटम है। बेसिक यूनिट क्यों है, क्योंकि उसके मजीद उसको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। तो आप ये समझ सकते हो कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये वाला मोनोसेक्राइड, ये सिंपलेस्ट शुगर है, इसको मजीद जो है वो तोड़ा ही नहीं जा सकता, तो ये इसलिए हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो हो सकता था ना, पार्ट्स में डिवाइड हो सकता था, पानी के जो दो पार्ट्स हैं वो एक उसके साथ और एक उसके साथ जाकर रिएक्शन कर सकते थे, लेकिन जो मोनोसेक्राइड है वो पहले से ही सिंपलेस्ट शुगर है, वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती, वो पानी यानी कि उसके साथ हाइड्रोजन और ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, क्या उसको बोलते हैं, स्वीट टेस्ट में है, ठीक है। उसके अलावा स्वीट इनका टेस्ट होता है, और उसके अलावा रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है। इनका जो है वो क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है, टेस्ट इनका बहुत मीठा सा होता है। उसके अलावा ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स का मतलब क्या होता है कि इनमें जो है ना वो अल्डिहाइड, फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है इनके स्ट्रक्चर में, जो कि अभी हमने ड्रॉ करके देखा था, ठीक है। फ्री अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप था, जिससे ये क्या कर सकते हैं, इजीली रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और दूसरे के साथ रिएक्शन करके उसको रिड्यूस बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसके साथ रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये रिड्यूसिंग है इन नेचर, ठीक है। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं इन नेचर, लेकिन पानी के साथ ये जो है वो उसका हाइड्रोजन ये नहीं लेते, दैट इज वाई दे आर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ठीक है। उसके अलावा जी अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट शुगर ओलिगोसेक्राइड की, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट ओलिगोसेक्राइड्स पे। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल। और उसके बाद ओलिगोसेक्राइड्स की अगर बात करें तो इसमें जो कार्बन का नंबर होगा वो 2 से 9 तक होगा, ठीक है, 2 से 9 तक। और इसी की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई है कार्बन नंबर की बेस पे, या तो फिर ये क्या होंगे, डाइसेक्राइड होंगे, ठीक है, डाइसेक्राइड यानी कि 2 शुगर मॉलिक्यूल, और उसके अलावा या तो ट्राइसेक्राइड होंगे या तो फिर टेट्रासेक्राइड होंगे। ये जितना कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा उस तरह इनका नाम जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि 2 से 9 इनमें जो है वो कार्बन हो सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, मतलब 2 से 9 शुगर यूनिट्स हो सकते हैं मोनोसेक्राइड्स के, ठीक है, यानी कि मोनोसेक्राइड्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है, जो कि हमने ग्लूकोज का फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा था, ठीक है। या फिर ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, उनमें से कोई भी यूनिट जो आपस में मिल के तो क्या बना देंगे, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एंड एक्सेट्रा सो ऑन, ठीक है। उसके बाद आगे बात आ जाती है इनमें जो इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड है वो कौन से हैं। इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड आई थिंक इसमें बताए गए हैं, हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोनोसेक्राइड है वो सुक्रोज है, ठीक है। सुक्रोज इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड है। इसमें भी एनर्जी होती है, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड, दैट इज़ वाई जो सुक्रोज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास, उसके बाद अच्छा सुक्रोज जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोनो मतलब क्या है, ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है। और उसके अलावा ये सुक्रोज होती है, इसको कैसे मतलब क्या किया जा सकता है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस जब इसकी की जाती है ना सुक्रोज की, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है ना, हाइड्रोलिसिस जब इसकी की जाती है
ठीक है, यानी कि इसका पानी के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये क्या बना देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी कि एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रुक्टोज। ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, इनके करेक्टरिस्टिक्स, ये भी वाइट वैसे के वैसे ही हैं इनके, ठीक है, ये भी वाइट होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन, ठीक है। उसके अलावा स्वीट टेस्ट इनका होता है, स्वीट टेस्ट इनका होता है, पानी के अंदर सॉलेबल होते हैं, और उसके अलावा वाटर के अंदर सॉलेबल, और इसके अलावा और क्या ये होते हैं, ये रिड्यूसिंग भी हो सकता है, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। ठीक है जी, रिड्यूसिंग भी और नॉन रिड्यूसिंग भी, मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये थी जी इसकी करेक्टरिस्टिक्स किसकी, ओलिगोसैकेराइड्स की। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद आ जाता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब है बहुत सारे जो है मोनोसेकेराइड आपस में मिलते चले जाएंगे और क्या बना देंगे, पॉलीसेकेराइड बना देंगे। ठीक है, उसके अलावा हंड्रेड से थाउजेंड मोनोसेकेराइड, इसमें जो है वो 100 से लेकर थाउजेंड्स तक जो है वो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे और पॉलीसेकेराइड बना देंगे। और उसके अलावा जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये भी वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, इजीली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, स्वीट, ठीक है, इनके भी सारे कैटेगरीज वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, ये भी क्या हो सकते हैं, ये भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, और सॉल्युबल इन वाटर, और उसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स में सॉल्युबल इन वाटर, उसके अलावा ये भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग हो सकते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग भी और नॉन रिड्यूसिंग भी। रिड्यूसिंग का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, जिसमें फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होता है जो कि आपस में रिएक्शन किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करके उसको रिड्यूस बना देता है, मतलब उसके साथ रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। उसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स की एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च है और सेलुलोज है। अब स्टार्च का मैंने आपको बताया जो कि आपके सीरियल्स में पाया जा सकता है, सीरियल्स, राइस, ठीक है, उसके अलावा पोटैटोज, ब्रेड में पाया जाता है स्टार्च। और सेलुलोज जो होता है वो कॉटन, ठीक है, कॉटन में ज़्यादा मेजर सोर्स है, प्योर कॉटन जो है, मतलब कॉटन जो प्योर सेलुलोज हम कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स। उसके बाद सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तरफ चलते हैं। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब सोर्सेज क्या है, सबसे पहले सोर्सेज डिस्कस करें। सबसे पहला सोर्स, अच्छा हमने ये देखा है कि जो आपके होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, उनका एक तो वैरायटी डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि उनमें जो कार्बन का नंबर है वो भी डिफरेंट है, मोनो भी हैं, ओलिगो भी हैं, पोली भी हैं, तो काफ़ी सारे मतलब इनकी वैरायटी है, पाए जाती हैं, वेरियस वैरायटी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनके सोर्सेज भी जो है वो वेरियस हैं। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट सोर्सेज हैं इन सारे के। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास डाइसेकेराइड्स होते हैं, डाइसेकेराइड्स कौन सी चीज़ें होती हैं, डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं। डाइसेकेराइड में आ जाता है, एक आ जाता है ग्लूकोज, ठीक है, उसके अलावा नहीं है, ग्लूकोज मोनो में आता है। ठीक है, नहीं, डाइसेकेराइड्स में अगर ग्लूकोज की बात करें जो मोनोसेकेराइड है तो वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज किसमें पाई जाती है, ज़्यादातर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो शुगर होती है, बीट होता है, ठीक है, उसमें पाई जाती है ग्लूकोज। ठीक है, उसके अलावा अगर फ्रुक्टोज की बात है तो फ्रूट्स वगैरह में पाई जाती है। और अगर डाइसेकेराइड्स की बात करेंगे तो डाइसेकेराइड्स हमारे पास कौन सी हैं, एक हमारे पास सुक्रोज है, ठीक है, उसके अलावा माल्टोज है, उसके अलावा लैक्टोज है। ठीक है, तो सुक्रोज जो है वो किसमें पाई जाती है, जाहिर सी बात है सुक्रोज भी चीनी ही है, तो सुक्रोज जो होती है वो पाई जाती है शुगर में। ठीक है, शुगर में, और उसके अलावा बीट में, ठीक है, और उसके अलावा और किस चीज़ में पाई जाती है, शुगर बीट और हनी में, हाँ जी, शुगर बीट और फ्रूट्स में। ठीक है, उसके अलावा अगर माल्टोज की बात करें तो माल्टोज जो होता है वो सीरियल्स वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। और उसके अलावा अगर लैक्टोज की बात करें तो ये मिल्क प्रोडक्ट्स जो होती हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है ये वाला डाइसेकेराइड। ये सारे डाइसेकेराइड्स की बात हो रही थी। ठीक है, उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स आ जाती हैं। पॉलीसेकेराइड का सोर्स क्या है, पॉलीसेकेराइड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत सारे इसमें शुगर मतलब मोनोसेकेराइड के यूनिट जोड़ते हैं और वो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया इसका जो मेन इसकी जो है ना सोर्सेज वो है स्टार्च और सेलुलोज।
स्टार्च हम पहले ही बता चुके हैं। स्टार्च जो होता है वो किसमें पाया जाता है, ज़्यादातर ये वाइट कलर का, ठीक है। उसके अलावा पाउडर कलर का, वाइट कलर का पाउडर फॉर्म में होता है ये अमॉर्फस सा, ठीक है, पाउडर। और ये जो होता है ना पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। और उसके अलावा इसका जो सोर्स होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर ये जो होता है ना स्टार्च किस में पाया जाता है, पोटैटोज़ में, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और उसके अलावा ब्रेड में, और उसके अलावा ब्रेड में पाया जाता है। और इसमें पाया जाता है राइस में, ठीक है, मेज़, मकई जो होता है, उसके बाद बार्ले, ठीक है, एंड ऑल दैट। इन सारी चीज़ों में जो है वो स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि ज़्यादा फैट हमें ये देता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए सेलुलोज की, तो मैंने आपको बताया कि जो कॉटन है वो प्योर सेलुलोज ही है, सारा का सारा सेलुलोज की। और इसके अलावा प्लांट की जो बार्क होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जी इसके सोर्सेज की बात होगी। अब हम इसके यूज़ की बात कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के यूजेस क्या क्या है। अब हमें इन सारी चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो इनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है तो वो चीज़ें खाना शुरू करते हैं फिर, ठीक है। ज़्यादा ना खा लेना, ठीक है। जैसे आलू अगर ज़्यादा खाओगे तो फिर आप आलू ही हो जाओगे। सो हर चीज़ क्वांटिटी वाइज, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही खानी चाहिए, उससे ज़्यादा खाओगे तो फिर मसले होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज थे, ठीक है, जो कि मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है या फिर पॉलीसेकेराइड्स है, जो भी उनके आगे फर्दर कार्बन के नंबर पे डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, वो सारे, ठीक है। तो जैसे कि पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, उनके आपस में क्या क्या सोर्सेज हैं वो सारे बता दिए, ठीक है जी। अब हम इसके यूजेस की बात करने लगे। यूजेस अब इनके क्या होते हैं, यूजेस भी इनके जाहिर सी बात है इनका अपना ही रोल होगा हर एक का। जैसा कि यूज की अगर बात करें, यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो यूजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया से बचाता है, प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका शुगर लेवल जो है वो काफ़ी लो रहता है, ठीक है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को बेटर क्वांटिटी में या फिर उतनी क्वांटिटी में ले रहे हैं जितनी कि रिक्वायर्ड है, तो आपको ये बीमारी नहीं होती कि आपका शुगर लेवल जो है वो हाई नहीं होता, या शुगर लेवल जो है वो क्या मतलब कम नहीं होता, ठीक है। यानी कि जितना हो चाहिए आपकी बॉडी को उतना रहेगा, उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, कि आपका शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता है काफ़ी। तो वो नहीं होगा अगर आप कार्बोहाइड्रेट को प्रॉपर क्वांटिटी में ले रहे हैं तो, ठीक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का और क्या यूज़ है, इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या खाते हैं, हाँ जी, बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया भी ज़ाहिर सी बात है क्या है, वो लिविंग ही तो है ना, ठीक है, उनको भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा जो बैक्टीरिया हैं उनको अगर ये ग्लूकोज मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है, तो उनकी खुराक उनको मिलती रहेगी, तो हमारे डाइजेशन में वो हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। तो हमारे जो ये क्या करते हैं, प्रोवाइड फूड टू बैक्टीरिया इन आर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो है वो बैक्टीरिया होंगे, उसको फूड देंगे, ठीक है। या आपके जो कार्बोहाइड्रेट हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं बैक्टीरिया, उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वही हो गया, खुराक देंगे। उसके अलावा डाइटरी फाइबर जो होता है वो हमारी जो बोवल फंक्शनिंग होती है, ठीक है, डाइटरी फाइबर जो होता है, हाँ जी, बोवल फंक्शनिंग, ठीक है। डाइटरी फाइबर जो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो डाइटरी फाइबर होता है, जैसे कि कहते हैं ना रोटी खाया करो रेशेदार, उसमें जो होता है वो फाइबर होता है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि उसमें जो रेशेदार चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी जो मसल्स हैं वो भी तो रेशेदार है ना सारे के सारे, जब हम वो खाएंगे तो हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। जो चक्की वाला आटा होता है ना वो वाला, ठीक है, ये जो बाजार से आटा आता है ना ये वाला नहीं, सही। तो डाइटरी फाइबर होता है उसके अंदर, जिससे क्या होता है कि एक तो आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगी, और उसके अलावा आपकी जो बोवल फंक्शनिंग है, बोवल फंक्शनिंग क्या है कि जो आपका इंटेस्टाइन वाला एरिया है ना, ठीक है, जैसे कि आपका फेस है, ठीक है, उसके बाद फिर आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक आती है, फिर उसके बाद आपका स्टमक आता है, ठीक है, बड़ा प्यारा स्टमक है ये, उसके बाद फिर आपकी इंटेस्टाइन आती है इस तरह से, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो आपका इंटेस्टाइन मतलब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक से नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको आप इंटेस्टाइन बोल सकते हो, ठीक है, स्टमक के नीचे वाला जो इंटेस्टाइन है उसको कहते हैं बोवल, ठीक है। और उसकी फंक्शन जो है वो प्रॉपर रहेगी अगर आप कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रॉपर ले रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये हमें क्या कर सकता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल वो जो है वो इन्हेंस कर मतलब कि रेगुलेट कर सकता है, ठीक है।
रेगुलेट डाइटरी फाइबर, एनहांस बॉवल फंक्शनिंग। ठीक है, बॉवल फंक्शनिंग, जिसका बॉवल मैंने कहा इंटेस्टाइन को भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ऐसी बात है, जो फैट का पोर्शन है हमारी बॉडी में, वो जो है वो बैलेंस रहेगा। अगर वो बैलेंस ना हो तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी जो है ये मैनेज करते हैं, कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हैं। ठीक है, अगर आप इसको इतदाल में खाना शुरू कर दो तो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे ये बैठ के बस खाते जाओ और चलो फिर बना दो, फिर ये मसले होंगे आपको। ठीक है, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो कि आपका चिकनाई है, जैसे कि हार्ट की जो वेन्स है उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो यही होती है, वो जो है ना कोलेस्ट्रॉल में जाके जमा हो जाता है, चर्बी जो होती है। ठीक है, उसके अलावा जो चर्बी होती है ना वो अच्छी नहीं होती। ठीक है जी, तो उसको भी ये बैलेंस करके रखते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद 5वें नंबर पे और क्या हो सकता है जी 5वें नंबर पे और क्या हो सकता है कि हाँ जी, हमारे मसल्स को क्रैम्पिंग से प्रिवेंट, आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग से हमारे मसल्स को ये बचा सकते हैं। क्रैम्पिंग का मतलब क्या है कि एकदम से कोलैप्स हो जाना, यानी कि हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर एकदम से कभी आपको लगे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे मसल्स, तो वो नहीं होंगे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्रॉपर क्वांटिटी में खा रहे हो तो। ठीक है जी, और इसके अलावा ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का से होता है कंप्लीट, लेकिन आगे जो है वो थोड़ा सा बताया गया है कार्बोहाइड्रेट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि आई थिंक ये आपको यूजेस जो है इसके क्लियर हो गए। उसके बाद हम चलते हैं, ये पूरा एक कंप्लीट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का सोर्स है। जाहिर सी बात है, जब आप खाते हो, जो रोटी खाते हो उससे भी एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसके अलावा जो मीठा खा लेते हैं उससे भी एनर्जी मिलती है, और ज़्यादा मीठा खाया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन जो भी शुगर वाली चीज़ें हैं, जो फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो पोटैटो है, उससे भी एनर्जी तो मिलती है ना। ठीक है, तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो कहते हैं कि जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, 1 ग्राम कितना हो देता है, छोटा सा है कार्बो, वो क्या होता है, छोटी सी क्वांटिटी में होता है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम अगर आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला सोर्स खा लिया है, मतलब आपने कोई फ्रूट खाया इसमें कार्बोहाइड्रेट, कोई वेजिटेबल खा लिया इसमें है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 170 किलो जॉउल एनर्जी जो है वो मिलती है। ठीक है, इतनी एनर्जी आपको मिलती है। उसके बाद वो बताता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की जो होती हैं वो लॉन्ग चेन होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की क्या होती हैं, लॉन्ग चेन्स। मतलब कि क्या, पॉलीसेकेराइड्स अगर होंगे लॉन्ग चेन्स वाले, तो उनको जो है पहले तोड़ना पड़ेगा और उसको जो है वो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉन्ग चेन्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, ताकि वो इजीली डाइजेस्टेबल हों। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप खाना खाते हो, ठीक है, तो जो आपने रोटी रखी अपने सामने और जो सालन रखा है उसको क्या ऐसे ही मुँह में डाल देते हो, नहीं ना, उसका पहले थोड़ा छोटा छोटा सा पीस लेके उसको फिर मिक्स करके फिर उसको खाया जाता है, फिर उसको चबाया जाता है, फिर उसके बाद आपकी बॉडी में वो जाता है। ऐसा ही है ना, छोटे छोटे चंक्स में जाके। तो कार्बोहाइड्रेट्स का साथ भी यही मसला है कि ये जैसे कि अगर आलू है तो उसका पूरा नहीं मुंह में डाल सकते, जैसे कि वो इतना बड़ा आलू है, छोटा सा वो अलग बात है, लेकिन कोई भी चीज़ आप पूरी तो नहीं ना एकदम से डाल सकते अपने मुँह में। तो इनके साथ भी यही है कि इनकी जो है वो लॉन्ग चेन्स होती है, उनको ब्रेक डाउन करना होता है, और जो ब्रेक डाउन होगी हमारी बॉडी में जाके इनकी, पहले तो हम इसको चबाएंगे जो भी हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, फिर उसके बाद हमारी बॉडी में जाके इनकी जो है वो डाइजेशन होनी है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ के नाम है बता दें, जैसे कि अमाइलेज है, ठीक है, उसके बाद प्रोटीएज है, उसके बाद लैक्टेज है। तो ये सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं ना, हमारी बॉडी में जाके इसकी डाइजेशन करते हैं, मतलब इसको जो लॉन्ग चेन में इसको शॉर्ट चेन में तोड़ देंगे ताकि इनकी डाइजेशन है वो ईजी हो जाए। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमारे पास ये जो कार्बोहाइड्रेट जो कि लॉन्ग चेन से टूट के सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गए हैं, अब इनकी जहाँ पे आपकी बॉडी में ज़रूरत है ये वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर तो इनकी ज़रूरत है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, अगर तो इनकी ज़रूरत कहाँ पे है, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम यानी कि आपकी खून में ज़रूरत है तो ये वहाँ जाएंगे। ठीक है,
और अगर इनकी ज़रूरत है कहाँ पे, लिवर में भी कुछ स्टोर होके रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिवर्स में और मसल्स में, ठीक है। जो लिवर्स में और मसल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होके रहते हैं उसको कहा जाता है ग्लाइकोजन, और ये होती है स्टोर्ड ग्लूकोज को कहा जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है। और ये हमारे किस में स्टोर होती है, लिवर में और मसल्स में। और उसके अलावा जब भी हमारी बॉडी को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, ठीक है, जैसे अगर कोई काफ़ी दिन से भूखा है, ठीक है, या फिर कुछ खा नहीं रहा, तो फिर ये जो आपकी स्टोर्ड है ना ग्लूकोज, ठीक है, जो कि आपके स्टमक में या लिवर में या फिर मसल्स में स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्टोर्ड है, तो ये आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे जब इमरजेंसी कंडीशन होगी तो, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोजन है जो कि स्टोर फॉर्म में होती है लिवर में मसल्स में, जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जब आपको खाना पीना अवेलेबल नहीं होगा, तो जो स्टोर होगी, ठीक है, जो आप नॉर्मल डेज में खाते रहे हो तो वहाँ पे स्टोर हो जाती रही है, तो वो जो है वो आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देगी, जिससे आप लोग खाने के बगैर कुछ दिन जिंदा रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में भी चला गया, उसके अलावा लिवर और मसल्स में भी चला गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ गया, लेकिन अगर अच्छा एक तो ये हो जाएगा, यहाँ फिर क्या हो सकता है कि ये आपको ओबेसिटी भी खा सकता है। ओबेसिटी का मतलब क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खा ली, इतनी खा ली है जितनी रिक्वायर्ड नहीं थी, फिर क्या होगा, मोटे होना शुरू होता है, तंदुरुस्त किस्म के मोटे। और आपने देखा भी होगा जो, और साथ में जो फास्ट फूड खाते हैं वो तो ज़्यादा ही मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक तो उन्होंने सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा होता, और दूसरा जो है ना वो खाना इतना अच्छा नहीं होता, और खा के बैठ के तो फिर जाहिर सी बात है जो खाना है वो वहीं पे रहेगा और आपकी बॉडी में जाके प्रोसेस नहीं होगा। जब ऐसा होगा फिर आप ओबीज हो जाओगे। ओबीज का मतलब क्या है, मोटे हो जाओगे, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ओबेसिटी। उसका नाम क्या होता है, ओबेसिटी, ठीक है जी। तो ये था सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके अलावा एक बताई हुई है एक और इसी से रिलेटेड टॉपिक है, यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप्स, ठीक है। एक होता है ना, आपने सुना होगा जो ड्रिप्स लगती हैं अक्सर लोगों को जो बीमार पड़ जाते हैं, तो उनको अक्सर ड्रिप्स लगा करती हैं ग्लूकोज की। तो वो क्यों लगती हैं, कभी सोचा है कि वो ग्लूकोज ही क्यों लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज ही ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। और क्योंकि पेशेंट होता है बीमार और उस कंडीशन में कुछ खा पी नहीं सकता, अगर वो कुछ खा भी लेगा तो उसको जो है वो उल्टी ही आएगी, जिसको बोलते हैं डायरिया सिचुएशन हो गई है, या फिर कुछ इस तरह से हैज़ा वगैरह हो गया, तो उसमें फिर जाहिर सी बात है आपका मैदा इस कंडीशन में ही नहीं होता कि इस चीज़ को डाइजेस्ट कर सके। सो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ड्रिप वगैरह लगवा दी जाती है, ठीक है। और वो ड्रिप कौन सी होती है, ग्लूकोज की ड्रिप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है यूज ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप्स, डेक्सट्रोज इन ड्रिप्स, ठीक है जी। डेक्सट्रोज कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है जी। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, नेचुरल शुगर, जो कि ये क्या है, नेचुरल शुगर है, नेचुरल शुगर है, यानी कुदरती तौर पर पाई जाने वाली शुगर है, जो कि किसमें पाई जाती है, स्टार्ची फूड में। स्टार्ची फूड यानी कि पोटैटोज हो गए, ठीक है, या फिर इस तरह से जो दूसरे फूड, बार्ली है, मीज़ है, ठीक है, उसमें जो है ये पाई जाती है स्टार्ची फूड, यही सारा होता है, सीरियल्स वगैरह। तो डिप्स में जो है इसको यूज़ किया जाता है। और इसका कौन सा, इसकी बहुत सारी कंसनट्रेशन होती हैं, लेकिन जो डिप में यूज़ किया जाता है इसकी कंसनट्रेशन वो होती है D5W, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज इन डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, 5% इन वाटर सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि 5%, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, D5W, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, यानी कि डेक्सट्रोज की जो आपने क्वांटिटी लेनी है वो 5% रखनी है, और 100 ml आपने पानी लेना है। ये 100 ml पानी हो गया, और साथ में इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, 5% डेक्सट्रोज आपने ऐड करवा दिया, और फिर क्या हुआ, डेक्सट्रोज जब इसमें ऐड करवा दिया तो ये हमारे पास बन गया DW5, जो कि डिप में यूज़ होगा। डिप में जो आपने लिक्विड देखा होगा वो ये होता है, ठीक है जी, जिसकी जो है मतलब कि कंपोजिशन होती है वो ये होती है, इसमें 5% होता है वो डेक्सट्रोज, जो कि स्टार्ची क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और 5% क्या होता है, बाकी 100 ml क्या होता है, पानी, ठीक है। ये आपने किसमें देखा होगा, इस तरह की जो ड्रिप होती है ना, इस तरह की इतनी प्यारी सी ड्रिप होती है, ठीक है, इस तरह से, ज़्यादा सेहतमंद बनी है वैसे, ठीक है, वैसे ऐसी होती है। उसके बाद ये ड्रिप होती है, वही इसके अंदर जो लिक्विड फिल होता है ना वो ये होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसको पेशेंट की बॉडी में कैसे भेजा जाता है, तो उसको कहते हैं इंट्रावीनस, इंट्रावीनस, इंट्रावीनस फोर थेरेपी,
फोर थेरेपी। उस थेरेपी का नाम है इंट्रावेनस फोर थेरेपी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो पेशेंट है, जिसको जाहिर सी बात है खा पी वो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है किसी और तरीके से इसको बॉडी में भेजना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है कि एक होती है ड्रिप, ठीक है, जो कि इस तरह की होती है, और उसके आपने नीचे से देखी होगी इस तरह की तार निकली हुई होगी, और जिसके ऊपर जो है वो इस तरह की सिरिंज सी लगी होती है, सुई सी लगी होती है, फ्रिंज, ठीक है। और वो जो सिरिंज है वो कहाँ लगा दी जाती है? एक तो पहले आपको यहाँ पिन लगाई जाती है, ओह तो वाह, लगी हुई है मुझे, इसलिए मुझे पता है। और फिर उसके बाद जो है अभी सिरिंज, ये जो ड्रिप के साथ सिरिंज है वो अंदर लगा दी जाती है। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा रेगुलेट कर लिया जाता है, और फिर वो ग्लूकोज जो है वो आपकी वेन के अंदर से ग्लूकोज आपको बॉडी में भेजना शुरू करता है। तो इसका इंट्रावेनस नाम इसीलिए है कि वेन के ज़रिए से जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो जो डेक्सट्रोज सोल्यूशन है वो आपकी बॉडी में भेजा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इंट्रावेनस फोर थेरेपी का नाम दिया गया है। और इसके अलावा इसमें जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं डाले। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? पे शुगर भेजी जा रही है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत हो तो बाद में आपने देखा होगा अक्सर जो नर्सेज होते हैं बाद में टीका अंदर डालने आती हैं इसके अंदर, ये ड्रिप के अंदर, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेसिकली। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? Na पॉजिटिव हो गया, ठीक है, उसके अलावा Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मतलब आयंस की फॉर्म में ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो वो भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो ये ड्रिप के साथ जो है वो इंजेक्शन लगा दिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, लेकिन अगर नहीं ज़रूरत होगी तो सिर्फ आपको ड्रिप ही लगाई जाएगी। और अच्छा, इन जो वैसे भी इनका कोई सोर्स है जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो बिल्कुल है, वो कार्डो है इसका सोर्स, स्पिनिच है, जो पालक हम लोग खाते हैं वो इसका सोर्स है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है? पोटैटो है, बीन्स हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, यानी कि पीनट्स हैं। ये सारे के सारे किसके सोर्स हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स के, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और ग्लूकोज भी ज़रूरी है। सो फोर थेरेपी के ज़रिए से ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर चला गया। और ये ही क्यों किया जाता है? सिरिंज के थ्रू ही क्यों किया जाता है? ये इसलिए कि आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें कोई पानी का बुलबुला, मतलब हवा का जो कोई बुलबुला है वो अंदर ना चला जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत कुछ भी हो सकता है, मतलब बीमारी भी हो सकती है, इवन की डेथ भी हो सकती है। सो दैट्स वाई ये सिरिंज वाला जो सिस्टम है ना, जो कि इस नस पे लगाई जाती है, तो ये वाला ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सेफ है और सिक्योर है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी लाइफ के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, अगर इसको जो है वो एक प्रॉपर वे में कंज्यूम किया जाए तो, ठीक है। लेकिन और यही चीज़ जो है वो नुकसान भी दे सकती है अगर इसको प्रॉपर्ली यूज़ ना किया जाए तो। और उसके अलावा हम देख लिया कि अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है ना, तो भी उसको ग्लूकोज की कमी होती है, जिसकी वजह से उसको ग्लूकोज चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, ज़्यादा दूध पिया करो, रात को सोने से पहले दूध पीना चाहिए। उसके अलावा खाने के बाद मीठा भी खाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, और वैसे भी सुन्नत भी है। उसके अलावा और क्या करना चाहिए? और भी कई सारे मतलब मीठे हैं, ठीक है, जैसे बात है, कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है और खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक क्वांटिटी में, एहतियात के साथ, ठीक है जी। तो ये हमारा था पूरा का पूरा एक कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसके लेक्चर के अंदर जो है वो टेस्ट योर सेल्फ इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसके नोट्स वगैरह बना लेना, तो बहुत ही ईजी है। आई होप आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा, और अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच। लाइटिंग का इशू आपने बोला था वो मैंने क्लियर कर दी है, तो आई होप कि अब सब कुछ ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।